हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी हुई है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी कुछ वीडियोस के माध्यम से देख चुके होंगे, न्यू टीवी चैनल्स के माध्यम से देख चुके होंगे। लेकिन इससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट ऐसे हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं, या अभी आपने इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक छोटी सी छोटी बात को बिल्कुल आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं कवर अप करूंगा। मैं एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो आपका स्कूल एजुकेशन है और दूसरा पार्ट जो हायर एजुकेशन का है। स्कूल एजुकेशन जिसका कि अभी करंट में हमने सिस्टम देखा कि करंट में वो 10+2 के रूप में था, और इसके बाद हायर एजुकेशन होते हैं। तो इन दोनों सिस्टम्स में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, अब आगे इनका हमारे एजुकेशन सिस्टम पे या हमारे बच्चों की एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके से इसका हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बेनिफिट होने वाला है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम हरी सिंह। आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 10 to 11 ईयर्स। पिछले 10 से 11 सालों से मैं टीचिंग में हूं, और जब भी टीचिंग से रिलेटेड बात आती है तो मेरे खुद के भी दिमाग में ये बात आती थी कि मुझे लगता था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वो हमें हम टैलेंट क्रिएट नहीं करता। डिग्रियां तो हमें हासिल हो जाती हैं, लेकिन हमें एम्प्लॉयबल नहीं बनाता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं लेके आता है। एंड दैट इज द रीजन आज इंडिया में आप देखते होंगे कि जो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है वो पढ़े लिखे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी स्किल। उनके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई स्किल नहीं है, फिर भी उन्हें जॉब के लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं बैठते हैं। तो ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो कि पिछले 34 ईयर्स, लास्ट जो चेंजेस हुए थे वो 34 ईयर्स से जो पिछली चली आ रही है, क्या ये आज आउटडेटेड हो चुकी है? तो इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये पॉलिसी आउटडेटेड हो चुकी है। और इस पॉलिसी के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। बहुत सारे लोगों से जब मैं डिस्कशन करता हूं तो ये बात सामने निकल के आती है कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें हैं। तो क्या इस नई पॉलिसी से वो एजुकेशन सिस्टम की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? क्या इंडिया को एक नया ऐसा सिस्टम मिलेगा जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट आउट कर पाएगा, और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा? क्योंकि किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत साउंड होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एक शब्द में कहूं तो पॉलिसी इज गुड, सुपर। लेकिन प्रॉब्लम किसी भी पॉलिसी की सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि पॉलिसी कितनी बढ़िया है। पॉलिसी की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितने बढ़िया से किया गया है। तो देखना इस बात को होगा कि क्या गवर्नमेंट जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, जो इस पॉलिसी के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या वो उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे? और गवर्नमेंट का तो रोल इंप्लीमेंटेशन में होता ही होता है। क्या जो हमारी पब्लिक है, क्या उन सारी चीजों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वो बदलने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि इंडियंस के लिए एक बात बहुत अच्छे से कही जाती है, इंडियंस आर रिजिड। वी डोंट एक्सेप्ट द चेंज। हम चेंज का वेलकम नहीं करते हैं, हम बदलाव को वेलकम नहीं करते हैं। हमें लगता है जो चल रहा है वो चलने दो बस, ठीक है। हम क्रिएटिविटी नहीं है। तो क्या ये हमारी सोच भी इस पॉलिसी के माध्यम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आगे बदल पाएगी? और क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारी सोच को या हमारे सिस्टम को, एजुकेशन को बदल पाएगा? ये सारी बातें अभी भी इस पॉलिसी को समझने के बावजूद भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितना बढ़िया होता है। फिलहाल अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एजुकेशन पॉलिसी आखिर किन बातों पे फोकस कर रही है, क्या है, कैसे इनका इम्पैक्ट हम पे पड़ने वाला है। तो अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो मेन कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, फिर मेन वो मुद्दे पे आते हैं कि हाँ, स्कूल एजुकेशन पे क्या नया सिस्टम होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, और हायर एजुकेशन का क्या नया सिस्टम होगा। तो अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो अब गवर्नमेंट ने एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी आपकी, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम कर दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर जो कि श्री रमेश पोखरियाल जी हैं,
इन्होंने अनाउंस अभी 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग करी, अनाउंसमेंट करा और इसकी डिटेल भी पब्लिक को शेयर करी, पब्लिक के साथ डिस्कस करी। ये जो पॉलिसी है बेसिकली ये आउटकम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी 2019। देखिए गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में जो अपने चुनाव का जो मैनिफेस्टो दिया हुआ था उसमें भी इस बात को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करेंगे। समय समय पर उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए, बट मेन 2009 में जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की कमेटी बनाई गई उसके द्वारा क्या क्या ये आउटकम्स निकल के आए हैं, ये आउटकम्स आपके सामने हैं। देखिए मेन जो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जो हम पॉलिसी बनाएंगे उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने बजट को, क्योंकि अल्टीमेटली सारी बातें डिपेंड करती हैं बजट के ऊपर, क्योंकि बजट नहीं होगा तो हमारा प्लान कितना भी अच्छा बना रहे उसे हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और अभी तक ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन को उतनी प्रायोरिटी से नहीं दिया, उतना बजट नहीं दिया। अभी तक जो हमारा गवर्नमेंट काफी पहले से ये प्रपोज था कि बजट 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन का बजट, लेकिन फिर भी आज तक वो बजट 4.43% ऑफ जीडीपी है। मतलब जो हमारी जीडीपी है उसका 4.43% ही गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती है। और सबसे समस्या वाली बात तो ये है कि जो खर्च भी करती है ना वो सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, उसका सही तरीके से आउटकम निकल के नहीं आ रहा। तो जो सबसे कठिनाई है गवर्नमेंट के सामने वो यही है, क्या वो इसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करा पाएंगे, क्या वास्तव में जिस तरीके का हमें टीचिंग स्टाफ चाहिए होगा वो टीचिंग स्टाफ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एनवायरनमेंट क्या वो हम डेवलप कर पाएंगे। ये अभी भी एक क्वेश्चन के रूप में है और अभी आगे भी क्वेश्चन के रूप में रहेगा। ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है। फिलहाल ये पॉलिसी क्या कहती है इस बात को डिस्कस करते हैं। आ जाइए, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी को अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो पॉलिसी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट वो पॉइंट्स जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट वो पॉइंट जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और तीसरी पार्ट में कुछ कॉमन पॉइंट उन्होंने कवर अप किए हैं। इस तरीके से टोटल लगभग 27 एंट्रीज, 27 हेडिंग्स के माध्यम से ये पूरी पॉलिसी की ड्राफ्टिंग हुई है। 10 हेडिंग्स में उन्होंने स्कूल एजुकेशन को कवर अप किया है 10 पॉइंट्स में, 10 पॉइंट्स में उन्होंने हायर एजुकेशन को, और 7 पॉइंट्स में उन्होंने कॉमन बातें कवर अप करी हुई हैं। मैं आपके लिए जो एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट है मैं उन पे बिल्कुल सिंपल वर्ड में फोकस करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो तो आपने बहुत सारी देख ली होंगी, मैंने भी बहुत सारी देखी, बट वहां पर वो चीजें उतने बढ़िया से क्लियर नहीं हो रही है। मैं आपको हर एक बात बिल्कुल आसान शब्दों में धीमे धीमे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, रिलेटिव के साथ अपने शेयर करिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर होंगे। सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा लोगों पे फर्क डालने वाली है वो ये है स्कूल एजुकेशन सिस्टम। कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम अर्लियर, अभी तक जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम था जनरली किस तरीके से था कि 0 to 3 इयर्स में, जब बच्चे की एज 0 to 3 इयर्स होती थी तो वो बच्चा घर पे ही रहता था, स्कूल नहीं जाता था। और 3 इयर्स के बाद लगभग 3 साल ये आपका प्री एजुकेशन चलते थे, और 10 इयर्स प्लस 2 इयर्स ये हमारा मेन एजुकेशन सिस्टम था। 10 इयर्स तक हमें जनरल चीजें पढ़ाई जाती थी, फिर स्पेशलाइजेशन हो जाता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। और सबसे बड़ी जो अभी हमारी पॉलिसी में था कि अगर हम साइंस ले लिया तो एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते थे वही पढ़ने होंगे। एक साइंस वाला बंदा अगर आगे जाके या उसी समय अगर वो चाहता है कि उसका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है तो इसके लिए ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जबकि अगर एक साइंस वाला बंदा आगे जाके इंजीनियर बनता है या और फर्दर स्टडीज के लिए एमबीए की प्रिपरेशन करता है तो वहां पर फिर उसे अकाउंट भी पढ़नी पड़ती है। तो वो चीज जो वहां पर करनी पड़ती थी, आज से आपके पास इंटरेस्ट है कि अगर आप फ्यूचर में आप ऐसा कुछ प्लान आउट कर रहे हो कि फ्यूचर में आपको साइंस के साथ साथ अकाउंटिंग की भी जरूरत होगी, तो आपका कोई अगर ऐसा इंटरेस्ट है तो आप वो इंटरेस्ट यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हम और इस बात को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा ये पुराना सिस्टम था, तो 12 इयर्स आपके लगते थे, 3 साल आपके लगते थे, 15 साल लगता था एजुकेशन में, और 3 साल आप ये घर पे रहते थे, जो बच्चा आपका घर पे रहता था।
तो टोटल 18 ईयर्स की लगभग एज तक आप 12th क्वालिफाई कर लेते थे। टाइम आज भी वही लगना है, बस थोड़े से पैटर्न को बदला हुआ है। अभी तक का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो मुझे पर्सनली लगता था, वो हमें रट्टिफिकेशन सिखाता है, हमारे ऊपर बोझ डालता है, बर्डन। छोटे छोटे से बच्चों को देखता हूँ, इतना बड़ा बैग उनका लिए चले जा रहे हैं, और वो बैग यहाँ पर बैक में टांगे हुए, इवन उनकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता था। और दैट वाज द रीजन कि हम देख रहे थे कि जो नई जनरेशन आ रही है, उन साइज भी उनके छोटे होते चले जा रहे हैं, और बीमारियां उनको बचपन से ही घेरती चली जा रही हैं। रीजन यही था कि शुरुआत से ही उन पे इतना वर्कलोड दे दिया जाता है, इतना वर्कलोड दे दिया जाता है कि वो लड़ाई उन्हें लगने लगती है। जैसा कि आपने 3 इडियट्स अगर देखी हो, अगर आपने 3 इडियट्स अगर नहीं देखी है तो एक बार 3 इडियट्स देखिए, आपको अपने एजुकेशन सिस्टम की सारी खामियां वहां से समझ में आ जाएंगी। और इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोशिश करी हुई है कि उन खामियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो नया एजुकेशन सिस्टम जो है, वो पहला हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम 10+2 था, नया एजुकेशन सिस्टम है 5+3+3+4, और इसमें मैं एक पार्ट जीरो ऐड कर दे रहा हूं, 0 to 3 मतलब जब बच्चा घर पे रह रहा है, ठीक है, और 5 फिर 3 साल के बाद मतलब चौथी साल से फिर वो स्कूल के पार्ट को ज्वाइन करेगा, और वो स्कूल के पार्ट में 5 पहले 5 साल का एक ब्लॉक बनाया उन्होंने, फिर 3 साल का एक ब्लॉक बनाया, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का। कहते हैं 5 साल के फर्स्ट ब्लॉक को हम स्टेज 1 कहेंगे, जिसे हम फंडामेंटल स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारी फंडामेंटल स्टेज कहलाएगी। 5 साल की हो गई है, 3 साल का बच्चा घर पे हो चुका है, अब 5 साल ये फंडामेंटल स्टेज में रहेगा, मतलब उसकी एज हो जाएगी 8 साल तक, और 8 साल तक वो 3 साल बेसिकली प्रिलिमिनरी में 3 साल, 3 to 6 का मतलब है 3 के बाद, मतलब उसकी जब एज 4 साल 5 साल 6 साल, जब वो एज 4 5 6 3 साल तक की एज वो प्री एजुकेशन में देगा, प्री प्राइमरी कहेंगे इसे, जिसे हम प्री स्कूल के रूप में ऑफर कर सकते हैं, या आंगनवाड़ी के सिस्टम में भी चल सकता है। बेटा आज तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आंगनवाड़ी का सिस्टम नहीं देखा होगा, बट मैंने अपने पार्ट पे, मैंने अपने समय पे मैंने आंगनवाड़ी का सिस्टम देखा भी हुआ है, ज्वाइन भी किया हुआ है, आंगनवाड़ी में मैंने पढ़ाई भी करी हुई है एक साल, ठीक है। तो आंगनवाड़ी के सिस्टम में आप ये 3 साल का समय डिवोट करेगा बच्चा, और यहाँ पर, और इसके बाद ये देखिए 5 साल का समय है ना, ये स्टेज। हाँ जी, प्री एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें, जो प्री, जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है 5 इयर्स का है फंडामेंटल स्टेज, जिसमें 3 इयर्स आप प्री एजुकेशन के लिए देंगे, प्री एजुकेशन आप प्री स्कूल या आंगनबाड़ी में कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड 6 to 8 ईयर की एज हो जाएगी, मतलब 7 साल और 8 साल, मतलब बच्चे की एज 4 5 6 तो प्री एजुकेशन प्री स्कूल में, और 7 8 तो ग्रेड 1 ग्रेड 2। जब 8 साल का बच्चा हो तो ग्रेड 2 उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसे हम कह रहे हैं फंडामेंटल स्टेज, और इस स्टेज में गवर्नमेंट ने बच्चों का बर्डन बहुत कम किया है। बेसिकली जो उनका यहाँ पर इस स्टेज में फोकस है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसे इन्होंने नाम दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसे ये एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पर ये चाहते हैं गवर्नमेंट का मानना है, इवन ये बात सही भी है कि इस एज पे बच्चों का माइंड बिल्कुल प्योर होता है, और यहाँ हमें एजुकेशन के साथ साथ उनमें संस्कार भी डेवलप करने हैं, और साथ ही साथ में उनको मेंटल और फिजिकल स्ट्रांग भी बनाना है। क्योंकि अगर यहाँ से ही उनके ऊपर बर्डन प्रेशर तो वो ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर कुकर बन जाता है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर, और इस बात के लिए उन्होंने एक कॉमन सिलेबस लॉन्च किया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी जो उसे डेवलप करेगी, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, पूरे भारत में समान होगा, लगभग एक जैसा होगा। इस स्टेज का ऑब्जेक्टिव है रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, प्ले एंड एक्टिव डिस्कवरी, मतलब बेसिकली इस एज पे वो चाहते हैं कि बच्चे को खेल कूद के माध्यम से उनको एजुकेशन, उनको संस्कार, एथिक्स, ये सारी चीजें डेवलप कराई जाए। और जो आज कहते हैं ना, कहीं पर हम सुनते हैं कि बैगलेस स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये है, तो बेसिकली कुछ इसी के बीच का सिस्टम वो डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा भी रहे कि बर्डन बहुत ज्यादा नहीं रहे बच्चों को, जैसे प्री जो एजुकेशन में है तो ऑलमोस्ट बैकलेस की तरह ही काम करे, थोड़ा बहुत बर्डन रहे, उनको आना जाना, बोलना, बताना, बिहेवियर, बहुत सारी चीजें, संस्कार, वो सारी चीजें सिखाई जाएं।
इस तरीके का डेवलप किया जाए कि उनके ऊपर सब्जेक्ट जैसा कोई बर्डन ना हो और वो कंफर्टेबल तरीके से वो अपनी एजुकेशन को एंजॉय करें, स्कूल जाना उन्हें अच्छा लगे। देन स्टेज 2 को वो कह रहे हैं प्रिपरेटरी स्टेज। यहां पर ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5, मतलब 4 और 3 4 5 3 साल का यहाँ पर समय होगा। देखिए पहले 5 साल फिर 3 साल, तो ये अगली 3 साल स्टेज 2 के लिए है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि आपको बेसिक ज्ञान, फंडामेंटल लिटरेसी सिखाई जाए, सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज दिया जाए, मैथमेटिक्स का नॉलेज दिया जाए, न्यूमरेसी, क्योंकि मैथ के लिए माना जाता है कि अगर मैथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपकी ब्रेन को वो क्या करती है, ब्रेन को एक्सपैंड करती है, मतलब एनालिसिस करना आपका अच्छा हो जाता है। तो मैथ की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी का सिस्टम भी कुछ बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से एक बॉडी बनाई जिसके माध्यम से ये असेसमेंट करेंगे इंडिया में कि यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसकी न्यूमेरिक पावर डेवलप ना हो पाए। ठीक है, फिर स्टेज 3 की अगर हम बात करें, जो कि अगेन 3 इयर्स की है, जिसे हम मिडिल स्टेज करें। अच्छा, यहाँ तक की जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, मतलब 5 साल प्लस 3 साल, यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर एजुकेशन, देखिए अगर एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, हिंदी या अदर लोकल जो स्टेट की लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ 6 to 7 लैंग्वेजेस को उन्होंने नोटिफाई भी किया हुआ है, उन मेन लैंग्वेजेस में अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो भी ठीक है। इवन उस पे इन्होंने जोर दिया हुआ है। इसको ऑलमोस्ट अभी और कुछ चीजें क्लैरिटी आना बाकी है, बट फर्स्ट इंस्टेंस से, पहली बार रीडिंग से ऐसा लग रहा है जैसे मैंडेटरी बनाया हुआ है कि यहाँ तक की एजुकेशन हिंदी में ही होनी चाहिए। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हो सकता है, बट इंग्लिश पढ़ाने का माध्यम नहीं हो सकता है। बेटा बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इशू है, क्योंकि आज का जमाना जहां भारत क्या देख रहा है कि अंग्रेजी नहीं आती तो आप अनएडुकेटेड हो। भाई हम लोग भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, और इवन जब हम बचपन में हुआ करते थे एजुकेशन हिंदी मीडियम के दौरान, तो हमें लगता था यार इंग्लिश मीडियम का बच्चा कुछ अलग ही होता है, आउटस्टैंडिंग ही होता है, कुछ अलग बात है। बट बेटा मेरा पर्सनली मानना यह है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, कम्युनिकेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप अपनी बात कैसे समझाते हो किसी को, ये है कम्युनिकेशन। वो समझाने का माध्यम होती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैन बी हिंदी और इंग्लिश, बट जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम दिन भर अपने एनवायरनमेंट में आसपास भी हिंदी वाले लोगों को देखते हैं, तो किसी चीज को हिंदी में समझना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है ओन लैंग्वेज में। और ये जो शुरुआती एज होती है, भाई एक बात समझिए, हम बच्चों को तो स्कूल में इंग्लिश का एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बट घर में हम कैसे वो एनवायरनमेंट दे पाएंगे, हम अपनी सराउंडिंग में कैसे वो एनवायरनमेंट दे पाएंगे? तो फिर वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसा इशू हो जाता है। और ये जो छोटी एज है, ये डेवलपमेंट की एज है, यहाँ बच्चे को बहुत प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसे चीजें बड़ी आसान शब्दों में समझ में आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से, जो मुझे दिख रहा है फर्स्ट स्टेंस में, कि जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, उन्होंने लोकल लैंग्वेज को मैंडेटरी किया है। और आगे भी उन्होंने इस बात को कहा हुआ है कि अगर पॉसिबल हो जाए, प्रेफरेबली जो अगली जो मिडिल स्टेज है वहां पर प्रेफर किया है कि लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए, और आगे भी अगर पॉसिबल है तो लोकल लैंग्वेज पे ही इनका फोकस है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, हिंदी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस और रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से विरोध करेंगे, अरे नहीं हिंदी से क्या होगा, हिंदी वालों को अनपढ़ कहा जाता है, ये कहा जाता है, बाहर जाओगे जॉब नहीं होगी। बेटा देखो, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कितना कर पाती है इस बात पे, इस पॉइंट में डाउट है। मैं मानता हूं कि अगर इंप्लीमेंटेशन अच्छा हुआ तो मानता हूं, बट अगर विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी, जैसे चाइना है, उनकी अब चाइनीज यूज करते हो, इंग्लिश को नहीं बेस बनाते। आपको इसी तरह से हमारे यहाँ स्कोप है, हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं, अगर हम भी उनकी तरह से सोचें तो लोग हम उनकी लैंग्वेज क्यों सीखें, वो हमारी लैंग्वेज, अगर हम हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज सीखें। मतलब दैट कैन बी एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड हो सकता है। बट ये सारी बातें अगेन डिपेंड इस बात पे कर रही है कि पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। यहाँ पर जो मिडिल स्टेज पे जो 6 से 8 का जो करिकुलम होगा, इसको इन्होंने यहाँ पर एक बात इंट्रोड्यूस करी हुई है, कहा हुआ है कि हम यहाँ पर कोडिंग का भी ऑप्शन देंगे, कि इन बच्चों को 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग भी सिखाएंगे, इंटर्नशिप भी कराएंगे। सबसे बढ़िया बात जो इन्होंने कही हुई है कि जब बच्चा 12th करके निकले ना, तो उसके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। आप कुछ मैं सुनता हूं, अगर इंडिया के बाहर किसी कंट्रीज की बात करी जाए तो वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे चाइना की बात करो तो स्किल बेस्ड है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम करना है तो उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे दी जाएगी, वो काम करने लगी।
हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक की दौड़ क्या है, पढ़ो, मार्क्स इकट्ठे करो, डिग्रियां इकट्ठी करो, जॉब के लिए लाइन में लग जाओ, पढ़ो, मार्क्स इकट्ठे करो, डिग्री इकट्ठी करो, जॉब के लिए लाइन में लग जाओ। बाय द वे, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट को गालियां दो, जॉब्स नहीं लग पा रही है तो हम गुड फॉर नथिंग है, डिग्रियां बहुत ली हुई है, मास्टर्स हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि एक स्विच चेंज कर दीजिए, प्लग चेंज कर दीजिए, नहीं आता है। हम छोटे मोटे काम करना नहीं चाहते, हमारा एक सोशल इशू बन के नहीं आता, हम हमारे पास पैसा है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारा बच्चा ये काम करेगा, हमारा बच्चा कारपेंटरी का काम करेगा। हम अब वो गवर्नमेंट ने कौशल विकास योजना का लॉन्च किया हुआ था, लेकिन मैंने कहा लॉन्चिंग वाज गुड, बहुत सारे लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज किया कि पकौड़े बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि पकौड़े बेचेंगे, पढ़ने के बावजूद भी तो लोग पकौड़े बेच रहे हैं ना, डिग्रियां हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, क्या करोगे फिर उनका, तब आपकी डिग्री की क्या वैल्यू रहेगी। तो आप उनको बेटर ये है कि स्किल्स पहले से सिखा दीजिए। अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं, ऐसा सिस्टम बनाइए कि हम 12th तक उसको इवैल्यूएट कर लें कि भाई आपकी जरूरत है हायर एजुकेशन की, तो आप आगे जाइए, समय वेस्ट करिए, पैसा वेस्ट करिए, और अगर आपकी जरूरत नहीं है, आप हायर एजुकेशन लायक नहीं हो, तो इट इज बेटर कि आप स्किल सीखिए और काम में लग जाइए, क्योंकि काम में तो आपको पकौड़े तो आपको मान लो बाद में भी बेचना है, तो फिर ये 10 साल हायर एजुकेशन में क्यों वेस्ट करो, लाखों रुपए क्यों बर्बाद करो। तो मेरा मानना भी, मैं भी इस बात को करता हूं कि स्किल बेस्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो देन इसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा, जो कि 4 साल, 9, 10, 11, 12, यहाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, साइंस में चले गए, आर्ट में चले गए, साइंस वाले अच्छे लोग, आर्ट वाले बकवास, कॉमर्स वाले सो, समाज साइंस वालों को इज्जत दे रहा है, कुछ नहीं। आप कस्टमाइज अपना सिलेबस कर सकते हो अपने हिसाब से। आप, अगर आपको लग रहा है कि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, साथ में आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन डू। तो एक कस्टमाइज सिस्टम बनाया, फ्लेक्सिबिलिटी बनाया गया, जो इस पूरे प्रोसेस में जो 5+3+3+4 वाला सिस्टम है, यहाँ पर इन्होंने टेस्टिंग को भी, मतलब जो एग्जाम है ना, एग्जाम के सिस्टम को भी कम किया है। भाई अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एग्जाम ओरिएंटेड, बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स, एग्जाम ओरिएंटेड। एक बात बताओ ना, 12-15 साल, 18 साल की एज हो जाती है, 15 साल पढ़ते पढ़ते तक हो जाता है, 12 तक हमने एजुकेशन ली होती, 15 साल पढ़ाई की होती, और इस 15 साल की पढ़ाई के बाद हम कर क्या पाते, कुछ नहीं। क्या कर सकते, क्या स्किल होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम नौकरी के लिए भाग रहे होते हैं, और अगर बाय द वे नौकरी नहीं मिलती है, बाय द वे नौकरी नहीं मिलती है, देन कुछ नहीं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम से मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा है, और मेरा मानना भी ये है, हाँ एग्जाम रखिए, बट आप स्किल सिखाइए, करिकुलम बेस्ड आप अपना प्रोग्राम बनाइए कि करिकुलम हो, हम लोग सीखें। अरे ये क्या एग्जाम का सिस्टम, बिल्कुल नहीं हो अब तो फिर तो, लेकिन उस देखिए इस बात को सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा मौज करेगा। बेटा ये हमें, यही तो मैंने कहा था ना कि इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कितना प्रैक्टिकली फीजिबल हो पाता है ये देखा जाएगा, क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं ये तो बात की बात है। इंटरमीडिएट में अगर ये जो 4 इयर्स का जो है आपका ब्लॉक 9, 10, 11, 12 सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होंगे, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है, और बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज। थोड़ा सा जो अभी तक रेक्टिफिकेशन वाला सिस्टम होता है उसको थोड़ा इजी किया जाता है। मैं पर्सनली, मैं एजुकेशन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो कई बार मैंने देखा हुआ है ऐसे बच्चे कि जो रट के सब कुछ कर जाते हैं, उन्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है, सीए के बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स में मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं कि चार्टर्ड बने हुए हैं, इनकम टैक्स में उन्होंने बहुत स्टडी करी हुई है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि रिटर्न भर दो तो रिटर्न नहीं भर पाते। जबकि सीए का करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि 3 साल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट उसमें रखी गई, मैंडेटरी रखी गई है, बट उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं जिन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्होंने बस रटा और खत्म, एग्जाम, एक वो दौड़ में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा ही है कि इस दौड़ से बाहर निकला जाए। और जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 3 स्टेजेस में कुछ अलग ही सिस्टम बनाया है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं समझने नहीं आ रहा है, कि खुद भी बच्चा अपना इवैल्यूएशन करे, उसके जो सहपाठी हैं, मतलब जो उसके बैच के स्टूडेंट है, क्लास के स्टूडेंट है, वो भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और टीचर भी उसका इवैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, तो कुछ ऐसा सिस्टम। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या गवर्नमेंट ने, जो अच्छी बात मुझे भी लगी है, कि अब मनमानी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। फीस गवर्नमेंट बॉडीज जो बनाई जा रही है वो डिसाइड करेंगी कि मैक्सिमम कितनी फीस हो सकती है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद की बात है, क्योंकि भारत है, हम लोग प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हैं।
धरातल पे कितना पहुंचता है, ये तो बात अलग है। अब अगर हम हायर एजुकेशन की अगर बात करें, 12th के बाद की अगर बात करें, जैसे हमारे पास अभी तक 3 इयर्स के ग्रेजुएशन प्रोग्राम थे, कुछ ग्रेजुएशन जैसे बीटेक वगैरह तो 4 इयर्स के प्रोग्राम थे। अब इन्होंने क्या कहा है, अच्छा एक चीज और प्रॉब्लम आती है, जैसे 2 साल मैंने बीटेक किया, इसके बाद छोड़ दिया तो मेरा लिंक बेकार हो जाता था। ठीक है, अभी तक का सिस्टम था कि आप साइंस में हो तो साइंस 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 में ही आगे बढ़ते चले जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं खुद की अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी ऐसा ही है, मैंने 12th पीसीएम से किया है, ग्रेजुएशन आर्ट में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स अपने मैनेजमेंट में किए हुए हैं, और बाद में मैं कॉमर्स लाइन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हूं, और उसी में मैं अपना करियर टीचिंग में कर रहा हूं। तो मतलब सर ये कैसे, आप तो मतलब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तो भटके हुए लोग हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसा टैलेंट है कि कोई भी चीज मैं सीखना चाहूं मैं सीख सकता हूं। मेरे यहाँ मेरे लिए बाउंड्रीज मैटर नहीं करती हैं कि आप साइंस से आ रहे हो तो ही आप साइंस से करिए, या साइंस से हो तो आप सीए नहीं कर सकते हो, इससे हो तो वो नहीं कर सकते हो, ये हो तो वो, ये सब फालतू की बातें हैं। एजुकेशन सिस्टम आपकी मेंटल कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए, और अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी डेवलप्ड है तो आप किसी भी स्टेज पे कुछ भी कर सकते हो। पुरानी धारणाएं बदलती चली जा रही हैं। पहले के जमाने में कहा जाता था कि अगर आईएएस बनना है तो 12th आर्ट से वो ग्रेजुएशन आर्ट में करो, साइंस हिस्ट्री लेके आप आगे बढ़ो। बट आज का अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा आईएएस इंजीनियर्स निकल रहे हैं, आईआईटीएंस निकल रहे हैं। तो उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं होता, बट फिर भी वो आईएएस बन रहे हैं। क्या कारण है? वो कारण यही है, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे मत जोड़ो ये करते चले जाओगे, उसको ऐसे समझो कि वो एजुकेशन सिस्टम आपकी मेंटल क्षमता को बढ़ाए, और अगर मेंटल क्षमता आपकी बढ़ गई है तो किसी समय कोई भी चीज को समझने की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं एक पीसीएम का स्टूडेंट हूं और मेरी मेंटल कैपेसिटी बढ़ी हुई है तो मैं अकाउंट को मुझे समझने में समय नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए साहब? क्योंकि मेंटल कैपेसिटी बढ़ी हुई है ना। अब अगर मैं कहूं मैं साइंस वाला हूं, मैं साइंस को ही समझ सकता हूं, अकाउंट को नहीं समझ सकता हूं, तो ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं भी अपने यहाँ पर, मेरे पास साइंस का बच्चा आता है, कहता है सर मुझे सीए करना है, तो मैं यही कहता हूं भाई कर सकता है, तू बहुत अच्छे से कर सकता है, मैटर ही नहीं करता। सर हम हिंदी माध्यम से हैं फिर हम कर सकते हैं। अरे मैंने कहा यार पास्ट मैटर ही नहीं करता है, जो भी तुमने पढ़ा है तुम्हारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपकी मेंटल कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस आपका बेटर होना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पढ़ के जब जॉब करोगे ना, जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करोगे तो सब कुछ नया होगा। तब कोई चीज ऐसी थोड़ी मिलेगी जो हमने पहले करी होगी वही हम बाद में करेंगे, नया होगा ना। तो उसी के हिसाब से तो हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो कुछ गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ कोर्सेस करी हुई हैं, क्या बनाया है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मतलब अगर आप 1 साल पढ़ाई करते हो फिर बाहर निकलना चाहते हो तो आप बाहर निकल सकते हो। एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया क्रेडिट ट्रांसफर, एकेडमिक बैंक ट्रांसफर, वो पूरा एक डीजी लॉकर जैसा सिस्टम बनेगा। शुरुआत के 15 साल और ग्रेजुएशन के ये सब, इनका पूरा एक रिकॉर्ड होगा आपके पास, पूरा एक क्लिक पे आपकी हिस्ट्री निकल आएगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, एक क्लिक पे आपकी हिस्ट्री निकल आएगी। और डिग्री में जैसे इन्होंने कहा कि अगर 3 ईयर की डिग्री है तो 1 साल पढ़ के अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। 2 साल पढ़ के आप छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, आपको डिप्लोमा दे देंगे। और अगर 3 साल पूरे करते हो तो हम आपको डिग्री दे देंगे। और डिग्री को इन्होंने अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, 3 साल और 4 साल। 3 साल में भी आप ग्रेजुएट हो जाओगे और 4 साल में भी। 3 साल अगर आप ग्रेजुएट होके जॉब करना चाहते हो 3 साल वाले में जाइए। आप रिसर्च में जाना चाहते हो, फर्दर आगे पीएचडी करना चाहते हो, आप 4 साल वाले में जाइए। पीजी प्रोग्राम 1 साल और 2 साल। अगर आपने वो 4 साल वाला रिसर्च वाली लाइन में गए तो आपके लिए पीजी प्रोग्राम 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का पीजी करिए, पीएचडी कर दीजिए, अदरवाइज आपका 2 साल का हो जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, अगेन वही बात है, कोई साइंस कॉमर्स जैसा स्ट्रीम वाली बात नहीं है, आप किसके साथ कुछ भी कर सकते हो। मेजर और माइनर जैसा इशू रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। कुछ सब्जेक्ट्स आपके मेजर होंगे, साथ में आप माइनर कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉलेजेस वगैरह के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए है। जो आज की डेट में एफिलिएशन सिस्टम चलता है ना, यूनिवर्सिटी से आपको एफिलिएशन देना पड़ता है, ये कह रहे हैं धीरे धीरे आगे के 15 सालों में इसको हम खत्म कर देंगे। मतलब हम 3 ग्रेड में एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। जो पहले तो यूनिवर्सिटी रेगुलेट करेगी, बट जो टॉप ग्रेड के होंगे फिर वो अपना खुद का रेगुलेशन बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपने एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना करिकुलम बना सकते हैं। जैसे आज की डेट में हम ऑटोनॉमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो उस तरीके के कुछ कॉलेज का सिस्टम हो सकता है। और धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड वालों को कहा जाएगा आप और इंप्रूव करो। धीरे धीरे ऐसे करके हम इंप्रूव करेंगे। सिंगल रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन, एक रेगुलेशन चलेगी उसके लिए। कॉमन नॉर्म्स होंगे
फीस फिक्सेशन यहाँ पर भी होगा, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है उन्होंने, और जो कि रिसर्च को प्रमोट करेगी, रिसर्च को फाइनेंस करेगी, उनको डोनेशन देगी वगैरह, जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे तो उनको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ सोशल साइंस रिसर्च को भी कंसीडर किया। जैसे अमेरिका में इसी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है, तो वो साइंटिफिक रिसर्च, वो साइंस की रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। अगर साइंस की कोई ब्रॉड प्रोजेक्ट की रिसर्च है तो उसे फंडिंग करते हैं। तो ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी बनाई जाएगी, बट वो साइंस के साथ साथ सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च को भी फंडिंग वगैरह करेंगी। तो ये काफी कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका किसी पॉइंट पे कोई डाउट रह रहा है, कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, आप मुझे कमेंट में बताइए, मुझे मैसेज करके बताइए, मैं उस पे स्टडी करके और बेटर तरीके से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपसे पर्टिकुलर, आपसे रिलेटेड अगर कोई इशू है वीडियो में आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपना व्यू जरूर कमेंट में अपना व्यू जरूर दीजिए। कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो उसको ऐड ऑन करिए। थैंक यू।